नमस्कार। हम एक बार फिर आज बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। पिछले एक हफ्ते से लगातार राहुल गांधी भारतीय राजनीति के केंद्र में हैं। राहुल गांधी की जैसे ही सदस्यता रद्द हुई है सांसदी की, उसके बाद से तरह तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं और एक पूरा धड़ा, एक बुद्धिजीवियों का पूरा वर्ग, एक समझदार लोगों का पूरा वर्ग, मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात में निसंकोच ये बात कहने लगा है कि क्या राहुल गांधी ने अब बीजेपी को फंसा दिया है। देखिए, मानहानि के मुकदमे पे, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि मानहानि के मुकदमे में सबसे ज़्यादा जो सज़ा होती है वो 2 साल की होती है। वो सज़ा राहुल गांधी को मिली और उसके बाद जैसे ही वो सज़ा मिलती है वैसे ही किसी भी सदन के सदस्य की सदस्यता स्वभावतः खत्म हो जाती है और उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी। सांसद से पूर्व सांसद हो गए। लेकिन चूंकि मामला एक हफ्ता बीत चुका है, उससे ज़्यादा बीत चुका है, लगभग 10 दिन हो चुके हैं, तो अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी चाहते क्या हैं, कांग्रेस चाहती क्या है। जहां पर वकीलों की इतनी बड़ी फौज है और जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि ऊपरी अदालत में यह मामला ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं, तो आखिर राहुल गांधी क्या चाहते हैं, क्या चाहते हो? और ये जो सवाल उठ रहे हैं उस सवाल को 2-3 अलग अलग मुद्दों में समझने की ज़रूरत है। क्या वाकई राहुल गांधी ने बीजेपी को फंसा दिया? क्या इस मुद्दे ने दरअसल जो दिख रहा है, तो क्या वाकई इस मुद्दे ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया? अब राहुल गांधी का स्टैंड सावरकर पर क्या होगा और आने वाले दिनों में किस तरीके की राजनीति राहुल गांधी कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी ऊपरी अदालत जाएंगे? इन सब मामलों को समझने के लिए एक एक कर हम इन मुद्दों पर आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल कि राहुल गांधी क्या ऊपरी अदालत जाएंगे? देखिए, अगर राहुल गांधी अपील नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को बेल नहीं मिलेगी, तो उनको जेल जाना होगा। बेल मिली हुई है, लेकिन जब वो बेल की मियाद खत्म होगी तो अगर राहुल गांधी ऊपरी अदालत में नहीं जाएंगे तो उनको जेल जाना होगा। और 2 साल की सज़ा के बाद, उसके बाद भी 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी 2023 से 2031 तक वो चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे। तो क्या कांग्रेस में वो महात्मा गांधी की राह चलेंगे? और क्या वो 2031 के बाद, जब उनकी उम्र 60 साल होगी, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखेंगे? क्या कांग्रेस इस तरीके के विचार में है या राहुल गांधी इस तरीके की सोच में है? हमें नहीं लगता। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं में एक कौतूहल देखा गया और उनमें जो एक बेचैनी दिख रही है, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का अगला कदम जल्दी नहीं उठाना उनके लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। ये हकीकत है क्या? जैसा कि बहुत बड़ा एक मीडिया घराना कह भी रहा है और बहुत सारे मीडिया के लोग कह भी रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेता और यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री भी एक कार्यक्रम में इस बात को कह चुके हैं कि राहुल गांधी आखिर अदालत में क्यों नहीं जाते, ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, वहाँ उनको अपनी बात कहनी चाहिए और शायद, जैसा कि उनके कहने का भाव था, कि शायद उनको इस बात से राहत भी मिलेगी। लेकिन जब बात आती है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष के लोगों को एक कर पाते हैं या एक कर रहे हैं, इस पूरे मामले में क्या ऐसा दिख रहा है कि राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष को एक कर दिया है, तो थोड़ी राजनीति को और बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। उससे पहले जो मैंने कहा कि राहुल गांधी को लेकर के ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या करेंगे राहुल गांधी और क्या करेगी कांग्रेस, तो ये वो लोग जानते होंगे। लेकिन जो समझ हमारी है और जितना राजनीति को हम समझ पाते हैं और आप लोगों से जो चर्चा होती है, उसमें हम स्पष्ट तौर पे ये समझ रहे हैं
कि भले ही देर हो रही है, लेकिन एक समय आएगा जब राहुल गांधी अपील करेंगे, राहुल गांधी ऊपरी अदालत में जाएंगे और वो सज़ा उनकी कम होगी और सदस्यता उनकी बहाल रहेगी। और बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ रही हैं या उनकी बेचैनी दिख रही है, उसका एक असर चुनाव की घोषणा के समय भी दिखा। जब कर्नाटक के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की तो चुनाव आयोग चाहता तो उस वक्त ये कह सकता था कि भाई कर्नाटक के चुनाव के साथ साथ हम वायनाड में भी उपचुनाव करा देंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा और बल्कि कहा कि भाई 6 महीने का वक्त है, हम अभी उस पर विचार करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो एक कयास लगाए जा रहे थे, जो मरमरिंग सुनाई दे रही थी जो बीच बीच में कि शायद उपचुनाव की घोषणा भी बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बीजेपी के अंदर भी लोगों को थोड़ी सी ये बेचैनी तो हो रही है कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर पूरे देश में एक मुद्दा तो ये है ही कि राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई, और मानहानि का मामला ये इतना बड़ा मामला नहीं था कि उनकी सदस्यता चली जाए। लेकिन क्या ये बातें वोट में तब्दील होती हैं? इसको समझने के लिए जब लोग कहते हैं कि इस मुद्दे ने विपक्ष को एकजुट कर दिया, तो थोड़ा और विस्तार से इसको समझने की ज़रूरत है। क्या हो रहा है? हम कुछ बड़े राज्यों की बात कर लेते हैं और कुछ क्षेत्रीय क्षत्रपों की बात कर लेते हैं जिनके सहारे देश की राजनीति चलती है। उसमें आप बिहार में आइए तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हैं। उत्तर प्रदेश में आइए तो अखिलेश यादव और मायावती हैं। बंगाल में ममता बनर्जी हैं। आप तेलंगाना चले जाइए तो वहाँ केसीआर हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार हैं और उद्धव ठाकरे हैं। ये लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में कांग्रेस के साथ हैं। विपक्ष का एक पूरा कुनबा अगर आप देखें तो ये विपक्ष का पूरा कुनबा हो सकता है, ये पूरे लोग इकट्ठा हो सकते हैं। मैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बात इसलिए नहीं कर रहा कि उनके पास आज की तारीख में सदन में, लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, तो उनसे बहुत ज़्यादा लंबी बात उस पर करना हमको लगता नहीं है कि बहुत मुफीद है। और कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए तो वो उस पक्ष में खड़े होते हुए नहीं दिखेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर उन्होंने स्टैंड लिया। खैर, अब बात जब आती है कि क्या विपक्ष एक होगा इस मुद्दे पर और क्या राहुल गांधी को फायदा होगा 2024 के चुनाव में, जैसा कि पूरा कहा जा रहा है, पूरा एक चर्चा हो रही है कि सदस्यता चले जाने के बाद ऊपरी अदालत में नहीं जाकर के राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है अभी तक, उससे उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और 2024 में बहुत ज़्यादा मुश्किलें बीजेपी को आएंगी। तो मैं आपको एक एक करके इन सब स्टेट्स के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेता हूँ। पहली बात, मतलब अव्वल तो ये बात ये समझनी होगी कि क्या राहुल गांधी को इन सारे राज्यों में, अगर हम बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इन राज्यों की बात करें, हम इन 6 राज्यों की हम बात करते हैं, तो इन 6 राज्यों को मिला करके 248 लोकसभा सीटें निकलती हैं। इन 248 लोकसभा सीटों में आज की तारीख में कांग्रेस के पास 9 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें बिहार में 1, यूपी में 1, उड़ीसा में 1, महाराष्ट्र में 1, महाराष्ट्र एक राज्य है बहुत बड़ा, महाराष्ट्र में 1, और तेलंगाना में 3, और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 2। इतनी सीटें कांग्रेस के पास हैं, यानी 9 सीटें कांग्रेस को 248 लोकसभा में है, जो इन राज्यों के स्थानीय नेता एक साथ अगर दिखें तो दिखता है कि विपक्ष एक साथ है। इन 248 में से सिर्फ बीजेपी को, मैं उसके गठबंधन, उसके अलायंस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बीजेपी के पास 133 सीटें हैं। तो क्या 133 सीटों से उसके सीटें कम होंगी और 9 सीटों से इतनी सीटें कांग्रेस की बढ़ जाएगी कि विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे मानेगी? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इस तथ्य को समझने के लिए 2 बातें आप समझिए कि क्या ये जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जो इनके
नेता हैं वो अपनी जगह राहुल गांधी को देंगे? और अगर वो नहीं देंगे तो क्या उन दलों में से कोई भी ऐसा दल है जो विपक्ष के लायक है केंद्रीय राजनीति में? देखिए, 23 करोड़ वोट 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आते हैं, जो जिन वोटों के सहारे 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर बीजेपी सत्ता में है। सिर्फ 50 सीटें अगर कांग्रेस को मिलती हैं तब भी कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के वोट अगर बढ़ेंगे तो उनकी सीटों में तब्दीलियां होंगी। तो आप ये समझिए कि जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो ऊपर से भले हो दिख रहे हों, लेकिन जब मौका आएगा तो वो राहुल गांधी के पक्ष में और उनके साथ खड़े हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि अगर राहुल गांधी के साथ खड़े होते हैं तो उनको सीटें देनी पड़ेंगी। और कितनी सीटें देंगे? अब आप समझिए कि जहां बीजेपी को यूपी में 64 सीटें हैं और कांग्रेस को 1 सीट है, तो वहां पर मायावती को 10 सीटें हैं। तो क्या मायावती, अखिलेश और कांग्रेस फिर मिलकर चुनाव लड़ेंगे जैसा कि वो पहले लड़ चुके हैं और उसके बाद ये परिस्थितियां बनी थी? शिवसेना की स्थिति महाराष्ट्र में खराब है। तो शिवसेना का एक धड़ा जो उद्धव ठाकरे का धड़ा है, वो शरद पवार एक साथ मिलकर क्या कांग्रेस को उतनी जगह देंगे कि वो कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़के अपनी जगह बना सके? ममता क्या कांग्रेस को वेस्ट बंगाल में स्टैब्लिश होने देंगी? तो जब ये लोग आपस में अपने राज्यों में जब बात आएगी तो वो अगर उनको जगह नहीं देंगे जितनी जगह की ज़रूरत है, तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इसकी लड़ाई फिर आकर के टिकेगी। ऐसी परिस्थिति में हमको लगता है कि विपक्ष की ये जो जितनी कवायद दिखती है और जिस तरीके का एनालिसिस पूरे मीडिया में या पूरे धड़े में किया जाता है, वो दरअसल बहुत ही सतही एनालिसिस है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिखती नहीं है मुझे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये परिस्थिति नहीं बन रही कि विपक्ष एकजुट हो रहा, तो फिर राहुल गांधी का स्टैंड क्या होगा? राहुल गांधी अगला कदम क्या ऐसा उठाएंगे जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती रहें? इन सब के बीच एक सवाल जो बार बार राहुल गांधी उठाते रहे हैं, जैसा कि वो बार बार कहते हैं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। और अब जो खबरें आई हैं कि इस मुद्दे पर, चूंकि महाराष्ट्र में भी उनको राजनीति करनी है, महाराष्ट्र में शरद पवार भी उनके साथ हैं, उद्धव ठाकरे भी उनके साथ हैं, और इन दोनों लोगों ने स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी को समझा दिया है कि भाई अब सावरकर का नाम आप मत लीजिए, क्योंकि सावरकर का विरोध करने पर महाराष्ट्र में ज़मीन खिसकती है। ऐसी परिस्थिति में अब सावरकर का विरोध या सावरकर के नाम के ज़रिए बार बार राजनीति करने पर ये जो दल हैं इनके साथ महाराष्ट्र में, वो भी उनसे दूरी बनाएंगे। स्पष्ट तौर पर भले ही शरद पवार कुछ ना कहें, लेकिन अंदर अंदर वो भी ये समझते हैं। और उद्धव ठाकरे तो स्पष्ट तौर पर उनको ये संदेश भेज भी चुके कि भाई सावरकर का विरोध तो बिल्कुल उचित नहीं है, आपकी अपनी बात है, आप अपनी लड़ाई लड़िए, लेकिन सावरकर को बीच में मत लाइए। तो एक मुद्दा तो अब ये राहुल गांधी के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा ही सवाल खड़ा करेगा, उनके लिए एक संकट खड़ा करेगा कि जब वो अभी तक सावरकर का नाम लेते रहे, कांग्रेस के कुनबे में उनका कद उस तरीके से बढ़ता रहा और एक ऐसा लगा कि संघ की विचारधारा के विरुद्ध एक बहुत मजबूत आवाज़ के तौर पर राहुल गांधी अपनी छवि बना रहे हैं, तो अब वो मामला रुकेगा। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय में, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद, अपनी स्थिति बेहतर की है। अब वो जो चाहते हैं, हमें जो लगता है कि अब जो परिस्थितियां दिख रही हैं, अब जो वो चाहते हैं कि पूरे देश में उनकी पार्टी एकला चलो के रास्ते पर चले और विपक्षी दल उनका साथ दें। ऐसा होगा क्या? और अगर ऐसा नहीं होगा तो सिर्फ ये कहने से कि लोकतंत्र भारत में खत्म हो गया, लोकतंत्र भारत में खत्म होने के कगार पर है और ऐसी परिस्थिति में सारे दलों को एकजुट होना चाहिए,
उस परिस्थिति में क्या सारे दल सिर्फ इसलिए कि कम सीटों के बावजूद या कम परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति नहीं भी बने उसके बावजूद वो राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री मान लें या विपक्ष का नेता मान लें, ऐसी संभावना दिखती है? हमें तो नहीं लगता। इसलिए एक तरफ तो ये तय है कि ये कदम, अभी तक राहुल गांधी का अदालत नहीं जाने का कदम, निश्चित तौर पर विपक्षी नेताओं को, खास तौर पर बीजेपी के नेताओं को थोड़ा चिंतित तो कर रहा होगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद राहुल गांधी सदन में रहें और राजनीति में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर उनकी प्लानिंग में ऐसा होगा कि वो प्रियंका गांधी को आगे करेंगे, खुद बैक सीट पे जाएंगे और अगले 8 साल की राजनीति करेंगे, क्योंकि जब तक चुनावी राजनीति में वो नहीं आएंगे पीछे से कमान संभालेंगे, ऐसी परिस्थितियां जब बनेंगी तब की तब देखी जाएगी। अभी जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि 23 मार्च की ये सुनवाई की बात है। 23 मार्च को ये फैसला आया, 22 अप्रैल को 1 महीने पूरे हो जाएंगे, 30 दिन का टेन्योर पूरा हो जाएगा। मई में 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है, 13 मई को रिजल्ट आ जाएंगे। इसी बीच में अप्रैल में राहुल गांधी की सभाएं लगा दी गई हैं और ख़ास तौर पर कोलार में लगाई गई हैं, जहां के भाषण के बाद उन पर मानहानि का मुकदमा गुजरात में हुआ। तो वो वहां पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं, अब ये प्रश्न भी बहुत बड़ा सवाल के तौर पर लोगों के सामने रहेगा। और जब ये सवाल हमारे आपके सामने आएगा कि राहुल गांधी का अगला स्टेटमेंट क्या आता है, उसके बाद उनकी अगली राजनीति का तरीका समझ में आएगा। फिलहाल हमें लगता है कि शायद 1 महीना पूरा होने से पहले कांग्रेस और राहुल गांधी की टीम, जो भी उनके साथ लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर ऊपरी अदालत में इस बात के लिए चर्चा करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि जो भी फैसला सूरत की अदालत ने दिया वो बेहतर फैसला नहीं है, उसको चुनौती देंगे और उसमें हमें लगता है कि उनको लाभ मिलेगा। फिलहाल विपक्ष को एक करने वाली बात कागज़ पर दिखती है, लेकिन इतना तय है कि बहुत आसान लड़ाई 2024 की स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी नहीं होने देना चाहते। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और बातों के साथ, राहुल गांधी, देश और दूसरी दुनिया के भी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।